तो ये कौन सा खुला हुआ है? तो ये है ना, ये बुक आप लोगों के पास ऑलरेडी है ना? तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें मेनली आप लोग को क्या करना है, देखो आप लोग पहले बैठ के पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करो, डाउट भी पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो वो भी हम कर सकते हैं ना। तो ये सिलेबस है बुक के, पहले आपको दिख गया होगा, मोस्टली 11 12 का है, कुछ पार्ट ग्रेजुएशन का है। एंड देन हम लोग ये पेपर्स हैं ना, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब है ना, क्योंकि आप एग्जाम के लिए अराउंड 10 11 दिन बचा हुआ है, सो आपको क्या करना है, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। देन जो भी डाउट है वो पूछिए, जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मतलब डाउट पूछेंगे जल्दी हो जाएगा, तो आप सॉल्व करके आइए, डाउट पूछिए, नहीं तो हम ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखिए। सो पहला क्वेश्चन है 2006 पेपर का, है ना? सो एफ एक्स इज लॉग 1 + x/1 - x, देन एफ ऑफ 2x/1 + x² इक्वल्स। ये किन में से इक्वल होगा? आप सिंप्लीफाई करो, आई थिंक आसान, बस पुट करना है। तो देखिए सॉल्व करके आप लोग क्या आएगा। तो इसको वैसे अगर पुट करेंगे आप तो क्या होगा, लॉग ऑफ यहाँ पे 1 + 2x/1 + x², एक मिनट, है ना? 1 क्योंकि x के प्लेस पे आपको यहाँ पे जो x है ना, उसके प्लेस पे ये क्वांटिटी रखना है बस। तो ये 11 12 लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक। सो 1 और x की जगह रखिए आप 2x/1 + x²। अब इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये लॉग, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1 + x² + 2x, और ये डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 + x² - 2x। तो यहाँ से अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, ये x-1 का होल स्क्वायर है, या 1 + x है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि x तो 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब इसको लिखते हैं 1 + x होल स्क्वायर, यहाँ 1 - x होल स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लो, बाहर आ गया 2 log 1 + x/1 - x, मतलब 2f(x). ठीक है जी, देख लीजिए, तो सिंपल है, जस्ट पुट किया हमने और यहाँ से आ गया, है ना? सो सिंपली हमें एफ एक्स दे रखा था और आपसे पूछा गया एफ एक्स 2x/1 + x²। तो सीधा सीधा x की जगह हमने यहाँ पे x को रिप्लेस किया, 2x/1 + x², सिंप्लीफाई करते गए, 2f(x) आ गया। सो ये पहला ऑप्शन है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी में आपको थ्योरी में दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मैं थ्योरी भी डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि u इज फाइव ऑफ x-y, y-z, z-x। देन ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना। पार्शियल डेरिवेटिव कब आता है? जब आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? तो यहाँ पे एक तरीका है, एक्स है ना, फंक्शन ऑफ x-y, y-z, z-x। तो इसमें ना चेन रूल आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक टाइप का है, मुझे लग रहा है आंसर 0 आएगा, बट देख लेते हैं कैसे, है ना? मे बी। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है फाई, जिसमें 3 वेरिएबल है ना, x-y, y-z, z-x। हम लोग नेम भी रख सकते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 टाइप का। सो एक्चुअली ये कुछ ऐसा है ना, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ऐसा कुछ ना, डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ऑफ फाई अपॉन डेल जेड, इस तरह से। क्योंकि फाई फंक्शन ही है, बट फाई में 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब 3, क्या बोलते हैं इसे, कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई जेड। मतलब फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम r³ टू r, है ना, ऐसा फंक्शन है। तो चेन रूल लगाइए, है ना। चेन रूल में कैसे लगाते हैं? जैसे अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा इधर बताऊं कि
जैसे मान लीजिए आपके पास है, लेट्स से z है, फॉर एग्जांपल f ऑफ x कॉमा वाई, इस तरह से होता है। सो हमें अगर डेल z अपॉन, या लेट्स से, ठीक है, डेल z अपॉन डेल t निकालना है, या डी जेड अपॉन, तो क्या लिखते हैं आप यहाँ पे, डेल x, तो यहाँ होता है डेल f अपॉन डेल x, जिसको हम लिखते हैं एफ एक्स, है ना। डेल z अपॉन डेल y, जो कि होगा डेल f अपॉन डेल y, इसको एफ वाई लिखते हैं। लेकिन अगर थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिखना हो, लेट से ऐसा होता, तो कुछ हम लोग रीनेम कर सकते हैं, बेटर रहेगा। जैसे मैं अगर बताऊं आप लोगों को कि लेट से z इज f ऑफ x1 x2 x3, और x1 इज सम फंक्शन ऑफ लेट से एक्स वाई जेड, ऐसा ही है। x2 इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एंड x3 इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सपोज दिस। अब आपको बोला जा रहा है तो डेल जेड अपॉन आप डेल एक्स निकालो, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप समझ जाएंगे तो इससे आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। मैंने x1 x2 x3 नाम दे दिया, और x1 जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, x2 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, x3 इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सो दिस इज समथिंग लाइक एफ ऑफ g1 g2 g3, तो ये जो होगा ऐसा लिखना पड़ेगा, डेल एफ अपॉन डेल जी वन इंटू डेल ऑफ जी वन अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल ऑफ जी टू, डेल जी टू अपॉन डेल एक्स, एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल जी थ्री इंटू डेल ऑफ जी थ्री अपॉन डेल एक्स। सो ये फॉर्मूला एक्चुअली आएगा यहाँ पे, तो आपको यही वाला फॉर्मूला वहाँ यूज़ करना है, देखिए ध्यान से, ठीक है। सो ये जेड आपके पास है, और x1 x2 x3 इस तरह से है। तो आपके क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में यही क्वांटिटी है, देखिए ये, ठीक है। सिमिलरली आप y के रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे है ना वो है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या रहा है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आपको अगर z को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको इसके रेस्पेक्ट, फिर इसको रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में, फिर ये इसके रेस्पेक्ट में, है ना, ऐसे ही होगा। तो वही x1 था, आप g1 की जगह x1 लिख सकते हैं, ना, x1 यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3। सो ये भी बात बराबर ही है, क्योंकि, ठीक है। तो इसको मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ अब अगर आप समझ पाएंगे, देखिए, तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। तो जो मैं अभी कह रहा था उसी से फिट करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है कि u इज एक्चुअली फाइव ऑफ लेट्स से x1 x2 x3, जहाँ x1 है आपके पास x माइनस वाई, x2 है आपके पास y माइनस जेड, x3 है आपके पास z माइनस एक्स, ठीक। हमें क्या चाहिए, तो हमें जैसे ये डेल u अपॉन डेल x, तो वहाँ से u को ध्यान से देखिए, तो पहले होगा डेल फाइव अपॉन डेल x1, डेल x1 अपॉन डेल x, प्लस डेल फाइव, ये कुछ चेन रूल टाइप का है ना, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में, डेल x2, फिर डेल x2 अपॉन डेल x, फिर ऐसे ही डेल फाइव अपॉन डेल x3, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव अपॉन डेल x, ये हो गया। सिमिलरली इसी को y के लिए लिख लो, डेल u अपॉन डेल y, सो डेल फाइव वन डेल एक्स वन, बस यहाँ y हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे x की जगह y करना है ना, ये जो x है इसको y कर देना है। सो यहाँ आ जाएगा डेल y डेल y डेल y, क्योंकि यहाँ पे y है, इसी में z करना है तो वैसे ही हो जाएगा। अब आप 1/1 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो सिमिलरली अगर हम z के लिए लिखे इसी चीज़ को, तो y की जगह आप z रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, जैसे अगर आप यहाँ z कर देंगे, ये z हो जाएगा,
सो ये z, यहाँ z, ये z हो जाएगा डेल z, और यहाँ z। अब ये पुट कर सकते हैं यहाँ से, आप कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिए। देखिए इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इसको ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ चलो इधर रख देते हैं। देखिए तो यही पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आंसर इजीली आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ फॉर्मूला भी एक होता है, क्या कौची थ्योरम, ऐसा कुछ एक थ्योरम भी से डायरेक्ट आ जाएगा। तो लीनियर फंक्शन के लिए होता है ना। एनीवे देखो, तो 5x1 इंटू x1 का x, तो x1 तो ये था, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। सो 1 इंटू, और इसको मैं 5x1 कर देता हूँ। इसका नोटेशन मैंने 5x1 रखा है, ठीक है। 5x1 ये नोटेशन, जैसे fx होता है ना, जैसे मैं ये नोटेशन लिख रहा था fx, तो इसका मतलब है डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि वैसा है। तो वही नोटेशन यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ 5x1 और ये डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स क्या होगा यहाँ से 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। फिर ऐसे ही ये होगा 5x2, एंड ये कितना है डेल एक्स 2 डेल एक्स, तो इसमें x तो है ही नहीं, तो 0 हो गया, इंटू 0 प्लस 5x3 और डेल एक्स 3 अपॉन डेल एक्स, तो ये -1 ऐसा है। फिर ऐसे ही यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ होगा 5 ऑफ x1 इंटू डेल x1 डेल y, तो x1 का y -1 प्लस 5 ऑफ x2 डेल x2 डेल y, x2 का y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 5 ऑफ x3 डेल x3 डेल y, x3 में y है नहीं है, तो ये हो गया 0। आंसर फाइनली 0 आएगा, वो शुरू से ही लग रहा था क्योंकि ना प्लस माइनस है ना, x माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स। 5 ऑफ x1 यहाँ फिर से ये, और x1 का z के रेस्पेक्ट में, तो z तो है ही नहीं, तो 0। 5 ऑफ x2 का z के रेस्पेक्ट में, तो -1, एंड 5 ऑफ x3 का z के रेस्पेक्ट में, तो 1। अब आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो आपको यही पूछा है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आप क्या करोगे दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 0 हो गया ऑलरेडी, यहाँ -1 यहाँ +1, तो कॉमन लेंगे 1 - 1 0, तो इन तीनों का सम 0 है, इन तीनों का सम 0 है, इन तीनों का सम 0 है, तो इन ऑल इन तीनों का सम जो है वो 0 होगा। देख लीजिए तो ये पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है, उस पे बेस्ड है, ठीक है जी। आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में मिलेगा, तो सारे PYQ कर लेंगे आप तो इजी रहेगा। आप मतलब इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप लोगों को खुद क्या करना है कि पूरा पेपर जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर लो। जो डाउट है स्पेशली मैथ और स्टैट्स पोर्शन है वो मैं हेल्प कर पाऊंगा, है ना। 10-12 दिन ही है, तो मैं 10-12 में पूरा PYQ तो नहीं करा पाऊंगा, जितना करा सकता हूँ उतना करवा दूंगा। बाकी आप डाउट पूछ सकते हो कभी भी, तो डाउट हम लोग सीधा सीधा डिस्कस कर सकते हैं अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, यू कैन आस्क। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है, इसलिए सॉल्व करके आइए और डाउट पूछिए सीधा सीधा, तो वो जल्दी हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट ए बी द डिसजॉइंट सेट्स कंटेनिंग m and n एलिमेंट, ठीक है। सो ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मतलब a इंटरसेक्शन b आपका 5 है, a में m एलिमेंट्स हैं, b में n एलिमेंट्स हैं, और c है a यूनियन b। अच्छा c इन्होंने a यूनियन b ले रखा है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ s, सॉरी द नंबर ऑफ सबसेट्स s ऑफ c, तो c का जो सबसेट्स है that contains k elements and that also have the property that s intersection a contains I elements is। अब देखो इस तरह क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको जनरल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा पी भी करा दे, ठीक है, तो पी भी करा सकते हैं, तो आप पी भी कर लीजिए पहले, है ना। तो पी भी अगर आपने सॉल्व किया है तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज हम पी ए कर लेते हैं, अगले क्लास में पी भी करते हैं ना। तो आप लोग एक बार सॉल्व करके आइए, फिर कल हम लोग पी भी करते हैं, क्लास डेली होगी, तो अभी पी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व कर रखा ऑलरेडी, तो ईजी होगा, तो अच्छी बात है। तो जहाँ आपको हेल्प चाहिए वहाँ बोलोगे तो ईजी रहेगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ें आपको आती हैं तो वो ऑलरेडी उसमें कुछ सीखने की जरूरत है नहीं, जो नहीं आती है वहाँ आप पूछिए मुझसे। तो हम लोग वो कर सकते हैं, बी पोर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये देख लेते हैं, फिर कल पी करते हैं। जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे करेंगे देखिए ट्राई करके। तो मतलब है ना, जनरल के चक्कर में नहीं पड़ना, MN कुछ फिक्स कर लो और आसानी से सॉल्व करो, है ना।
सर है ना। तो पी भी इजी रहता है, ठीक है पी भी करते हैं। तो उसमें इसको कंप्लीट कर लो, ये वाला क्वेश्चन है स्टार्ट कर दिए, कंप्लीट कर लो फिर हम उस पर आते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन ए बी डिसजॉइंट है, मैंने जैसे अभी के लिए मैं आसान अगर टर्म्स में लिखूं तो अभी के लिए मान लूंगा मैं क्या करूंगा कि ए मेरा है फॉर एग्जांपल चलो 1 2, बी मेरा है 3 4 5 लेट से। तो मैंने अपनी मर्जी से एम को 2 लिया है और एन को 3 लिया है, ठीक। तो मेरे पास जो सी आ जाएगा वो इन सब का यूनियन आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5, हालांकि ज़्यादा ले लिया, हम कम से भी काम चला सकते थे। सो सो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 एलिमेंट हो गया। द नंबर ऑफ सबसेट एस ऑफ सी दैट कंटेन्स के एलिमेंट्स, है ना, जिसमें के एलिमेंट हो एंड दैट ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी दैट एस इंटरसेक्शन ए कंटेन्स आई एलिमेंट। अच्छा, तो ऐसे कितने सबसेट में के एलिमेंट होगा, तो पहले के कुछ फिक्स करो, है ना। सो मान लो के को अभी के लिए मैं मान लेता हूँ 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो ऐसे कितने सबसेट है, तो 1 लेंगे या 2 लेंगे, 2 ले लो चाहो तो। सो चलो 1 के लिए देख लेते क्या होता है। एंड एस इंटरसेक्शन ए ऑल्सो कंटेन्स ए, अच्छा, ऑल्सो कंटेन्स आई एलिमेंट्स, है ना। तो इसमें आई एलिमेंट्स है, आई भी फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि आई यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो अभी के लिए ऐसे वहाँ भी देख के बता सकते हो क्योंकि इसने कहा है कि के एलिमेंट्स हैं, तो के एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एस के, और ए के साथ कॉमन है, तो ए में तो एम एलिमेंट है, तो एम चूज आई एंड एन चूज के माइनस आई। हाँ इस तरह से कुछ होगा, सी या डी में से ही कोई एक होगा, ठीक है। तो इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल लेके हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं। जैसे मान लो चलो अभी के लिए मैं 2 कर देता हूँ और आई को मैं जस्ट 1 कर देता हूँ, है ना। तो के 2 का मतलब क्या है कि 2 एलिमेंट वाले सबसेट लेने हैं जिसमें ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी दैट एस इंटरसेक्शन ए कंटेन्स आई एलिमेंट्स। सो एस इंटरसेक्शन ए, एस सबसेट है, एस इज सबसेट ऑफ सी, और इस तरह से हो कि एस इंटरसेक्शन ए में मैंने आई को 1 लिया तो एक ही एलिमेंट हो, ऐसा हो कि एस और ए के साथ एक एलिमेंट कॉमन हो। तो ठीक है 1 वाला जैसे 1 3 ले सकते हैं, 1 4 ले सकते हैं, 1 5, ऐसा अगर करे तो 1 3 1 4 1 5 या 2 3 2 4 2 5 ऐसा ही ले सकते हैं, यही सबसेट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मुझे जो सबसेट्स मिलेंगे, है ना, ये इसमें एक एलिमेंट कॉमन आएगा, जस्ट एस इंटरसेक्शन है ए हैज़ 1 एलिमेंट, है ना, कंटेन्स 1 एलिमेंट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो कितने सबसेट एस कितने हो सकते हैं, जैसे मैं जो लिख रहा था सबसेट एस जो यहाँ पॉसिबल है, जैसे 1 3 1 4 1 5 और 2 3 2 4 2 5, यही पॉसिबल है और कुछ ले नहीं सकते। 1 2 लेंगे, दोनों कॉमन आ जाएगा, इसके साथ कॉमन एक ही होने चाहिए। तो अब देखो इन वैल्यूज के लिए आप देखो ईच ऑप्शन का क्या ऑप्शन आता है, मतलब ये इस तरह क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो वेरिएबल आता है ना, तो वेरिएबल का डिस्प्ले करने के बजाय तुम कुछ फिक्स कर दो और एग्जाम्पल लेके बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमने डेटा लिया है उसके हिसाब से एम को मैंने 2 ले रखा है और आई को 1, तो इसके हिसाब से इसका आंसर 2 आएगा। एन को है ना आई को 1, तो इसके हिसाब से 3 आएगा। इसको अगर आप पुट करोगे सो एन चूज आई, तो एन चूज आई तो हमारा हो जाएगा 3, तो ये 3 और ये एम चूज के माइनस आई, सो 2 चूज के माइनस 1, तो ये 2 रहेगा, है ना। यहाँ से एम चूज आई तो एम 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और एन के माइनस आई। अच्छा, तो यहाँ मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया ना कि ये दोनों 6 6 आ गया, तो ये नहीं दोनों सही होगा। देखो अब एग्जाम्पल लिया ऐसा हुआ कि दोनों कोइंसाइड कर गया, इट डजंट मीन दोनों सही है, तो मुझे एक ऐसा लेना पड़ेगा ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आई को 2 मान लूंगा। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने तो उससे क्या हुआ, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि मेरा आंसर 6 आया था, देयर आर 6 सबसेट्स, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना है क्योंकि ये काउंटर एग्जाम्पल मैं समझो बना रहा हूँ इस टाइप से कुछ। सो अभी दूसरा मैं आई को 2 कर दूं तो मुझे सोचना होगा कि 2 एलिमेंट वाले कितने सबसेट है जहां पे
टू एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट हैं, है ना, के को मैंने टू रखा है, टू एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट हैं, दैट ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी दैट एस इंटरसेक्शन ए कंटेन्स आई एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए, तो कितने बना पाएंगे हम, दोनों कॉमन होने चाहिए, तो 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, आई थिंक यही बनेगा, और कुछ बनेगा देख लीजिए, 1 2 3 है ना, 1 2 4, 1 2 5, जैसा क्वेश्चन ने कहा है, आई मैंने टू रखा है, दो एलिमेंट कॉमन है, दो ही तो है इसमें, तो दोनों कॉमन आना चाहिए, तो 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, ओनली दिस। तो तीन आंसर आना चाहिए। सो अब ये डेटा पुट करो, कौन सा ऑप्शन है जो थ्री आंसर देगा, तो देखो अब, सो अब इसमें पुट करो, एम तुम्हारा 2 है और के माइनस आई 0, तो 2 चूज 0, 1 हो गया, एन 3 है, 3 चूज आई 2, 3 चूज 2 मतलब 3C1, 3C2 मतलब 3C1, तो 3, तो ये 3 देगा, और ये ऑप्शन पुट करोगे एम चूज आई, तो 2 चूज 2, 1 आएगा, एंड एन 3 चूज के माइनस आई 0, सो 1, तो ये 1 दिया, तो ये आउट हो गया, ये सही हो गया। तो मतलब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लेके जस्ट हमने ट्राई किया है, अदरवाइज जनरल भी आप कर सकते थे, मैं जनरल करने की कोशिश नहीं किया हूँ, जनरल भी हो जाएगा, कि चूंकि इसमें है ना एम एलिमेंट था ए में, इसने कहा था ना ए के साथ कॉमन हो, तो एम में से आप के माइनस आई चूज करोगे, एन में से आई चूज करोगे, ठीक है, ऐसा कुछ देख लो एक बार, देख चेक कर लेना। एनीवे तो हम लोग, अगर आप सेकेंड पार्ट ट्राई करके आए हैं, तो मतलब देखो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जल्दी कंप्लीट करना है पूरा, तो आप खुद से पूरा कंप्लीट करके आओ, जो जो डाउट है पूछ लो, जैसे जो इस ईयर में ए वाले पार्ट में ये डाउट है, इस ईयर में बी वाले में ये डाउट है, जैसे आप बी वाले बात करें, अगर मैं बी वाले पेपर पे आऊँ, तो ये सब तो ए है आई थिंक, है ना, ये 2007 का ए वाला पार्ट है, तो हम, तो ये वाला आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो डाउट होगा आप पूछिएगा, तो अभी कोशिश करो जितना जल्दी हो सके पूरा कंप्लीट करो, स्पेशली मैथ स्टैट्स, और जो भी डाउट है आप मुझसे डिस्कस करो, तो ए वाला पार्ट कंप्लीट करना, मैं बी पे आता हूँ। सो है ना, ये सब ए चल रहा है, पीई ए, सो पीई ए पीई भी आई थिंक एक साथ है इसमें ना। ठीक है, ये 14 का ए पार्ट, क्योंकि बैच मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि जिन बच्चों का हेल्प हो सकता है ना, उनका हम हेल्प अगर कर सके तो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत मुझे भी सीखने को मिलेगा इसके थ्रू, एग्ज़ाम के बारे में, इसके सिलेबस लेवल क्या है ना, तो अच्छा 24 तक जाएगा ना ये। देखिए इसमें ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपने हो सकता है ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, तो है ना, फिर भी जो फंसा होगा वो पूछोगे तो क्लियर होगा, नहीं सॉल्व करोगे तो जो बच्चा सॉल्व कर रहा है उनका सिलेक्शन होगा, तुम्हारा नहीं होगा अगर नहीं करोगे तो, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से पीवी पार्ट है इसी बुक में, तो हमने यहाँ से डाउनलोड किया है इन्होंने, है ना, उनका, उनके वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो उनका रेफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड किया था। देखो है ना, तो ये पीईबी पार्ट है, सो चलो यहीं से देखते हैं, यही है ना, कहाँ से स्टार्ट करें, 24 के पेपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2006 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो बाकी ए पार्ट आप जितना जल्दी हो सके आप लोग कंप्लीट करो। हाँ हाँ, लेटेस्ट वाला ही करा दीजिए 2024 से। कौन से वाला, 24 वाला, तो अगर 24 वाला देखे तो हमें लास्ट पेपर देखना पड़ेगा ना, तो इसमें आइए 24 का देखते हैं, ये है ना 24, ठीक है, देखिए, तो ये ISI PEB 2024, चलिए तो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके थ्रू मुझे भी थोड़ा है ना इसको समझने का मौका मिलेगा, इसके लेवल क्या है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, तो यहाँ जो है आपके पास आई थिंक है ना 2024 वाला पेपर है,
और ए बी सी 3 पार्ट है, 4 8 12, 4 मार्क्स इसके, 8 मार्क्स इसके, 12 मार्क्स इसके, ऐसा है। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है ये देखिए, ये कहना चाह रहा है कि एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सो दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज मोर देन 1 सच दैट f2 माइनस 2 f1 इज इक्वल टू सी एफ डैश माइनस एफ सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा थ्योरम यूज होगा, है ना। यहाँ पे या तो रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इस तरह का थ्योरम कोई काम आएगा, है ना। तो आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा क्या वर्क करेगा। ठीक है, सो अगर हम ट्राई करें कि कौन सा थ्योरम वर्क करेगा, बताइए आप लोग, कुछ आइडिया है। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉइंट सी मोर देन 1, क्या लेना चाहिए मुझे फंक्शन। थोड़ा सा वो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ना, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉइंट, मतलब या तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा या रोल्स थ्योरम। तो थोड़े से दिमाग लगाइए फिर, फंक्शन इसमें क्या यूज करना चाहिए जिसमें हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो एफ डैश सी में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आएंगी, है ना। एफ डैश सी में ये आएगा, एंड सो एफ डैश सी में ये है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब देखो, आपको पहले ट्राई करना चाहिए, है ना, मतलब जैसे कोई जरूरी नहीं ट्राई करोगे सही होगा, बट एग्जाम में तो ट्राई करना है ना। तो अब हो ना हो तो अलग बात है, ट्राई करना है। तो आपको सबसे पहले कोई एक फंक्शन गेस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ एफ तो आर से आर में दे रखा है, ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं जी कोई फंक्शन लूँ, लेट से मैं यहाँ जैसे 1 2 का जिक्र है, तो यहाँ से मैं ले लूँ आर में। सो जी एक्स आपको एफ के टर्म में लिखना है इस तरीके से। तो मैं एक्चुअली मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम ऑन जी, मीन वैल्यू थ्योरम ऑन जी लगा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, है ना, ये नोटेशन है, देयर एग्जिस्ट सी इन 1 2 सच दैट g dash c is equal to gv माइनस जी ए अपॉन b माइनस ए, जहाँ a मेरा, मैंने a को 1 b को 2 लिया है, तो उसको फिट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा g ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब आपको सोचना है कि जी एक्स एफ के टर्म में क्या ले ताकि ये वाली इक्वेशन ये बन जाए। ये आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ऐसा जी फंक्शन क्या अज्यूम करूं एक्स के टर्म में, सो दैट ये वाला इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये बन जाए, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, यही है एक्चुअली अप्रोच इसका, तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो ये इनडायरेक्टली 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, तो यहाँ हो गया जी डैश सी इज इक्वल टू जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1। अब आपको सोचना है कि व्हाट जी एक्स, तो आपको यहाँ हिट एंड ट्रायल, मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा, है ना। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, ये कह रहे हैं आप, लाग्रांज, यस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सो एमबीटी है ना, कुछ बुक में ना एलएमवीटी भी रहता है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, जो 12th क्लास में भी है। कुछ सजेस्ट कीजिए, गेस कीजिए। तो हमें यहां से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है ना। सो ये कहीं ना कहीं एफ डैश सी जी डैश सी होगा, दिस विल बी जी डैश सी। तो क्या मुझे लेना चाहिए, तो अगर मैं एक्स एफ एक्स ले लूं, कोई दिक्कत। अब एक्स एफ एक्स मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसको देख के मेरे दिमाग में आइडिया ये आ रहा है, क्योंकि एक्स एज इट इज एफ का डेरिवेटिव, फिर यहां है 1, 1 किसका डेरिवेटिव है, एक्स का, एफ एज इट इज, प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है, एक्स एज इट इज एफ का डेरिवेटिव, फिर एफ एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव। तो ये है, अब यहां से आप जी डैश एक्स निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स एज इट इज एफ का डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 एफ एज इट इज, यही हो गया। तो अब जी डैश सी निकालेंगे तो कितना होगा, एक्स, अच्छा मुझे सी के टर्म में लिखना है, तो जी डैश सी हो जाएगा सी एफ डैश सी प्लस एफ सी,
यही है। अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया सी एफ डैश सी प्लस एफ सी इज इक्वल टू, अब आपने जी एक्स तो ये लिया है ना, तो ये हो गया जी टू मतलब 2f2, g1 मतलब 1f1, यही चाहिए था मुझे। डन, हो गया प्रूफ। ओ लेकिन एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि यहाँ तो 2f1 चाहिए मुझे, मैंने 2f2 दिखा दिया एक्चुअली, और यहाँ माइनस चाहिए, मैंने यहाँ प्लस दिखा दिया। तो कोई बात नहीं, अब देखो यही ट्रायल किया, तो अभी मैंने थोड़ा दिमाग लगाया पर ध्यान नहीं रखा, यहाँ बीच में प्लस मैंने ले आया हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे माइनस चाहिए। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसा क्या करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, तो उससे भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रायल थोड़ा सा नियर पहुंचे, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला मुझे, क्योंकि यहाँ तो माइनस है और वहां पे प्लस है ना। तो क्या कर सकते हैं आप? अगर एक्स अपॉन में एक्स करे तो हाँ हाँ, अपॉन में क्या कर दें? जैसे हमने लिया है ना, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ एक्स, जी तो उसको अगर एफ एक्स मतलब जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन में एक्स करे तो हो सकता है सर। ठीक है, करके देख लेते हैं, है ना। तो अभी मैंने ट्राई किया जैसे, लेकिन एग्जैक्ट वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि हमें बीच में चाहिए था माइनस, और वहां माइनस भी नहीं आया, तो ये सॉरी यहाँ तो माइनस ठीक है, लेकिन ये F2 के साथ आ गया, तो मुझे उसके साथ चाहिए। ठीक है, तो आप सही कह रहे हैं, हम उससे ट्राई करके देखते हैं। तो देखो ये होता है हिट एंड ट्राई, ट्राई करना, तो इससे भले फेल हुए लेकिन हमें आइडिया मिला कि इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए दोबारा ट्राई करके देखते हैं। तो है ना, कई बार बच्चा पूछता है कि आपको कैसे पता चला ये आया, तो हिट एंड ट्रायल मतलब ट्राई करने के बाद समझ आता है कि ये गलत है ये सही है। जब ट्राई जब तक नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया रहता है, तो सीधा सीधा कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, चलिए तो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट जी एक्स इज एफ एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ से जी डैश एक्स क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, एंड और यहाँ से क्या आएगा, तो x एज इट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर ठीक है, तो x एज इट इज एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस, अब आप f एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, f एज इट इज, यही है। चलो, सो अब यहाँ से हम लोग फिर से g लेते हैं 1 से 2 में। 1 2 का आइडिया क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 1 2 ही क्यों लिया, बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से r में लिया, चूंकि f डिफरेंशिएबल है तो g भी डिफरेंशिएबल होगा, है ना। और ये डोमेन 1 से ज़्यादा की बात कर रहा है, डोमेन 1 से 2 है, तो 1 से 2 में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज f डिफरेंशिएबल है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेज देयर एग्जिस्ट c मोर देन 1, मतलब 1 से 2 के बीच में इसका क्या मतलब है, मोर देन 1 है, ये तो श्योर है ना। तो मोर देन 1 सच दैट g डैश c इज इक्वल टू g ऑफ 2 माइनस g ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ से फिर से हम लोग g डैश c, तो g डैश x निकला हुआ है तो c रख देंगे, c f डैश c माइनस एफ सी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, ऐसा कुछ है देखिए, लेकिन फिर भी वहाँ फंसेगा थोड़ा सा नहीं, तो ठीक है देखते हैं ट्राई करके, नहीं तो फिर थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ से g ऑफ 2 क्या आएगा, f2 अपॉन 2 माइनस f1 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ c स्क्वायर हमारा एक्स्ट्रा है जो कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे नहीं, ओके। तो यहाँ से ये तो आ जाएगा बट c स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या आ गया ना, यहाँ से आगे एफ डैश सी अपॉन सी आ जाएगा, वैसे अगर करेंगे तो सी एफ डैश सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस एफ सी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से एफ टू अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से एफ टू माइनस 2 एफ वन अपॉन 2 आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए चीज़ें हम ला तो पाए हैं बट थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो अब थोड़ा और सोचना पड़ेगा हमें कि हम और क्या कर सकते हैं, है ना। ये माइनस तो था बीच में, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ जो हमें लाना था, तो यहाँ पे है ना एक तो 2 एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ सी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, तो वो हटाना है। सो अब क्या कर सकते हैं, तो मुझे और ट्राई करना पड़ेगा, इसका मतलब थोड़ा दिमाग और लगाइए।
तो जब आप ट्राई कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे ही सोचना होता है कि हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए और बताइए क्या फंक्शन लेना चाहिए मुझे जी एक्स, है ना। दो फंक्शन हमने ट्राई किए और दोनों ऐसे तो फेल हो गया है, सो यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। तो सी इक्वल टू अंडर रूट टू के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी ना? किसके लिए? सी इक्वल टू अंडर रूट टू, सी इज वहां इक्वल, मेंशन है सी इज ग्रेटर देन वन। हाँ, तो तो अंडर रूट रूट टू, टू की पर्टिकुलर आप अंडर रूट टू लेंगे, बट इन्होंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट, तो अंडर रूट टू ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसा सोचना चाह रहे हैं? कंडीशन होल्ड, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कंडीशन होल्ड हो जाएगी फिर। होल्ड तो हो जाएगी, बट ये है कि कैंसिल हो जाएगा। नहीं, मैं ये यहाँ कहना चाह रहा हूँ आपको, अब नया फंक्शन सोचिए। हमने दो फंक्शन सोचे, पहले हमने ये ट्राई किया, इससे डायरेक्ट नहीं वर्क किया। दूसरा हमने ये ट्राई किया, ये भी वर्क नहीं किया। तीसरा फंक्शन आप सोचिए जो सीधा सीधा आ जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यू थिंक ऑफ थर्ड फंक्शन। ये एक्सपेरिमेंट करना मैं चाह रहा हूँ आप करो, फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा सही वाला, है ना। आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कैसे अप्रोच करेंगे आप, क्योंकि ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको सब कुछ आता होगा। यू हैव टू ट्राई, अब ट्राई करेंगे तो बीच रास्ते में समझ आएगा नहीं ये गड़बड़ हो गया, तब सही क्या है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। बताइए कुछ मिला? सो पहला जो हम कर रहे थे वहां कहाँ दिक्कत आ रहा था, हम लोग एक्स एफ एक्स लिए थे। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा और अगर मैं कुछ वैसा करूं, मान लीजिए माइनस एफ एक्स कर दें तो कुछ होगा? तो नहीं, तो यहाँ पे हमें कुछ अपनी मर्जी से ऐसा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सो यू हैव टू थिंक,
है ना। कुछ मिला? देखो, ये है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का ही क्वेश्चन, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा व्हाट यू कैन टेक। नहीं तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हो। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अगर यूज करोगे तो क्या होगा? तो दो अप्रोच में बताता हूँ। एक तो शायद इसका अगर ऐसा यूज करे, एफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इस टाइप का कुछ, तो बनेगा क्या? तो यहाँ से हम अगर जी डैश एक्स निकाले तो क्या होगा? सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स माइनस वन एज इट इज, एंड माइनस, मतलब ये ट्राई करना पड़ेगा है ना, माइनस में इसका डेरिवेटिव वन, फिर एफ एक्स माइनस वन रहेगा अपॉन में एक्स माइनस वन होल्स को, लेकिन इससे कुछ वर्क करेगा ये देखना पड़ेगा। तो जी डैश सी यहाँ पे क्या होगा? तो इसे लगा के देखते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल है ये, एक्चुअली हम लोग ट्राई जस्ट कर रहे हैं। सो जी डैश सी बराबर जी टू माइनस जी वन अपॉन टू माइनस वन, लेकिन यहाँ भी तो एक्स्ट्रा बचेगा, तो देखो जरा क्या होता है। सो एफ डैश सी इंटू सी माइनस वन माइनस एफ ऑफ सी माइनस वन, यहाँ पे ये हटेगा कैसे? सो ये क्या बनेगा? तो यहाँ से एफ ऑफ टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, है ना, तो वन ही हो जाएगा, माइनस ये तो है ना, ये जैसे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ अपॉन वन माइनस एफ ऑफ वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, एक मिनट यहाँ तो फंस गया, वन माइनस, ये तो गड़बड़ है, तो इससे भी काम नहीं करेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। नहीं, इससे तो नहीं वर्क करेगा है ना, यहाँ से नहीं कर रहा क्योंकि ये यहाँ फंस जाएगा, यहाँ ज़ीरो हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो टू माइनस वन यहाँ गड़बड़ है, यहाँ ये नहीं करेगा, सोचना पड़ेगा इसमें, दिमाग लगाओ थोड़ा और देखो क्या हो सकता है। अच्छा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज करें तो क्या होगा? मतलब एक सुटेबल फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो कि हम नहीं ढूंढ पा रहे, लगेगा मीन वैल्यू थ्योरम ही, बट हमें कोई सुटेबल फंक्शन चाहिए यहाँ पे।
कुछ मिला भाई? तो नहीं तो कोई और अप्रोच लगा के देखते हैं। देखो ये इतना हुआ एक्सपेरिमेंट, आपको समझना पड़ेगा सो हाउ टू अप्रोच। चलो वैसे ही देखते हैं प्रूव करके। तो इसने क्या बोला हुआ है कि सपोज दैट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सो दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ पॉइंट सी मोर देन वन। चलो मैं एफ पे ही लगा के देखता हूँ। अगर मैं एफ पे लूँ तो क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो यहाँ से एफ डैश सी बराबर एफ टू माइनस एफ वन। अब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि इससे कुछ कर सकते हैं क्या। अब मेरे पास ये है, क्या मैं इसको यूज करके ये ला सकता हूं? अब ये दिमाग लगाओ। तो जैसे यहाँ एफ डैश सी है, तो मैं अगर ऐसा करूं सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। सो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दूं, सो एफ डैश सी, सो सी टाइम एफ टू माइनस एफ वन, राइट? यहां तक ठीक है। अब मुझे चाहिए एफ सी घटाना है ना, मतलब मैं इसी से कोशिश कर रहा हूँ ये लाने का। ये हिट एंड ट्रायल है, तो इस तरह आपको ट्राई करना पड़ेगा, देन यू विल रीच टू द कंक्लूजन, है ना। कई बार क्या होता है हम सोल्यूशन डायरेक्टली देख लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है ये ऐसे किया, लेकिन आपको ये समझना है कि वहां तक पहुंचा कैसे, है ना। जैसे अभी आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंच रहा हूँ। पहले हमने अलग अलग अप्रोच ट्राई किए, फिर मैं एक और अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ, ये शायद वर्क कर जाएगा तो ये सही है ना। इस तरह से है, तो ऐसे ही सीखते हैं। तो देख लो, सी एफ डैश माइनस एफ सी, मैंने क्या किया, पहले सी से मल्टीप्लाई किया इसमें, फिर सी घटा दिया, तो घटाएंगे तो सी ऑफ एफ टू माइनस एफ वन माइनस एफ सी। यहां तक ठीक है। अब जो है तो हमें क्या चाहिए। सो लेफ्ट साइड तो ओके है ना, लेफ्ट साइड इज फाइन। अब मैं राइट साइड को ऐसा सिंप्लीफाई करूं कि उस तरह से कुछ आ जाए, मतलब लेफ्ट साइड वहां का राइट साइड है, सो एफ टू माइनस टू एफ वन आ जाए, मुझे ऐसा देखना है। अब यहां से हम कुछ कर सकते हैं क्या ताकि वो आ जाए, एफ टू माइनस टू एफ वन। तो वही चीज आ जाएगा ना, सी एफ डैश सी माइनस एफ सी। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं ये सोचो थोड़ा, कि व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट ताकि वो आ जाए। थोड़े पहला क्वेश्चन ही थोड़ा ऐसा मुश्किल वक्त आ गया नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अगर मैं रख दूं एफ टू माइनस टू एफ वन के इक्वल तो काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा सी मिलेगा, सी इंटू एफ टू माइनस एफ वन माइनस एफ सी इज इक्वल टू एफ टू माइनस टू एफ वन लाना है, इस तरह से। तो इसको इधर बुला लो, इसमें से एफ टू माइनस टू एफ वन को इधर बुला सकते हो तुम, एफ टू माइनस एफ वन को। तो ये मुझे देखना है कि क्या कोई सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा होगा, जिसके लिए ये रिजल्ट ट्रू हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। क्योंकि अगर हम ये दिखा दें ये वाला क्वांटिटी इसके इक्वल है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये तो आ चुका है, ये तो लेफ्ट साइड में है ही, तो समहाउ वी हैव टू शो दिस इज इक्वल टू दैट। अब इसको सिंप्लीफाई करके सी निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पे है एफ टू माइनस एफ वन माइनस एफ वन, है ना। तो ये कुछ ऐसा है, एफ डैश सी माइनस एफ वन, यही है, ये ऐसा है। एंड और ये वैसे अगर लिखोगे तो ये है सी एफ डैश सी माइनस एफ सी, इसको अगर लिखे तो, है ना, सी, इसको एफ डैश सी लिख सकते हैं माइनस एफ सी।
अब यहां से अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर बुला लो, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा एफ सी माइनस एफ वन अपॉन सी माइनस वन। और ये देखो ये हो गया फाइनली प्रूफ। अब आपको ये समझना है कैसे, तो ये फाइनल प्रूफ है, ठीक है। ये देखिए कुछ नया सी ले सकते हो आप, है ना। तो यहाँ एफ सी माइनस एफ वन अपॉन सी माइनस वन, दिस होल्ड्स फॉर सम सी मोर देन वन। अब इसको चाहो दूसरा कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हो एफ डैश सी टू टाइप के। तो ये अगर मैं यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम टाइप का कुछ यूज कर रहा हूँ, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी माइनस एफ वन अपॉन सी माइनस वन, ऐसा आ गया ना। ये सिंप्लीफाई कर लो, इसको इधर बुलाया मैंने तो सी माइनस वन हुआ, ये इधर आ गया। अब ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, और ये ट्रू तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि इसी को मैंने इक्वल रखा था इसके। तो यही मैंने इक्वल रखा था एफ टू माइनस टू एफ वन के। तो अगर आप इसको जस्टिफाई कर लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये आ चुका है। अब मैंने इसको इसके इक्वल रख दिया, वो यहाँ पे रखा था, है ना। इस क्वांटिटी को इसके इक्वल रखा, अब एफ डैश में कन्वर्ट किया, यहाँ से ये आ गया। बस आपको ये देखना है कि देयर एग्जिस्ट सी मोर देन वन सच दैट, क्या ऐसा हो सकता है, सी मोर देन वन है ना, सी इज क्वांटिटी सम मोर देन वन। नहीं तो दूसरा तरीका है, हाँ। तो रफली इस तरह से कुछ किया जा सकता है। देखो एक ये हमने है ना अप्रोच लिखने की कोशिश की है, तो ये रफली एक सॉल्यूशन है। देखो भाई इसमें कुछ समझ आ रहा है इसको, या वैसा कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा। तो ये तो मुझे लगा यही तरीका सीख है। बाकी इसको है ना ट्राई करके देखो नेक्स्ट टाइम, और देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है, f from ab to rb the function such that there exists some c in ab satisfying this। इसको मैं और बेटर अप्रोच देखता हूँ, दूसरा अप्रोच, ठीक है ना। अभी एक तो ये इस तरह कुछ समझ आ रहा था, बाकी ट्राई करके देखते हैं और कुछ अप्रोच आता है तो। कुछ मे बी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी कोई अप्रोच, अभी मैं जो ट्राई कर रहा था वो मीन वैल्यू थ्योरम से था, इस तरह से। चलो सेकंड ट्राई करके देखता हूँ फिर। ये सब कैलकुलस के क्वेश्चंस है ना। So f from AB to RB the function such that there exists some c in AB satisfying fc which is maximum of fx। कुणाल कुछ कह रहे हैं आप? तो ये अब क्या दिखाना है, यहाँ दिखाना चाह रहा है कि एफ ए बी से आर में जो है बी पार्ट, देखो दूसरा पार्ट है ना। तो फंक्शन सच दैट देयर इज सम सी इन ए बी सेटिस्फाइंग एफ सी जो कि मैक्सिमम है एफ एक्स का। तो सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यही कहना चाह रहा ना, मतलब एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन दिस। अज्यूम दैट वन साइडेड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करती है, तो बताना है सो दैट। तो ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा होगा ना, अगर उसको रिलेट करोगे तो क्या होगा कि सी, ये सब थ्योरम्स हैं जिसका प्रूफ आपसे पूछ रहा है, एक्चुअली ये थ्योरम है। आपको याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि इधर मान लो पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ये तो याद होगा आप लोगों को, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो जब किसी फंक्शन का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, एफ डैश एक्स का साइन किसी पॉइंट पे, तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, याद है? ये है ना, क्योंकि पहले फंक्शन इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, यही है ना। तो ये सी है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है, इधर प्लस इधर माइनस, तो स्लोप इंक्रीजिंग यहाँ डिक्रीजिंग। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे जो एफ डैश एक्स होगा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो पॉजिटिव होगा, और जो डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग है, यही यहाँ पे आपको प्रूफ करने को कह रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का जो प्रूफ है वो लिख सकते हैं आप, क्योंकि C इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देखिए यहाँ पे C इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, आपको याद है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, ये एफ डैश सी कह रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये होगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, वेयर एक्स टेंस टू सी माइनस, यही है। और चूंकि C पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एफ सी एफ एक्स से ज्यादा होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है यहाँ पे, ये बहुत प्रूफ छोटा सा है इसका, क्योंकि है ना सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इसका डेफिनेशन ही कहता है कि एफ सी इज मोर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, ऐसा होगा। तो एफ सी जो है मोर देन एफ एक्स है, तो ये क्या नेगेटिव क्वांटिटी है, और ये वाला क्वांटिटी क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स सी से छोटी है, तो एक्स ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव से क्या पॉजिटिव हो जाएगी, देख लो। तो ये आ गया प्रूफ, बस इतना ही, दिस इज द प्रूफ। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव लिखोगे, मतलब बहुत ज्यादा है नहीं इसमें कुछ, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखोगे एफ प्लस सी डैश, जो यहाँ इन्होंने नोटेशन लिखा है, तो इसका डेफिनेशन होगा लिमिट, ये विजुअल होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहाँ एक्स राइट हैंड लिमिट में है, तो x इज इन राइट हैंड लिमिट, x माइनस सी पॉजिटिव है, और c पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो एफ सी बड़ा है एफ एक्स से, तो न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इसलिए रेशियो नेगेटिव हो गया, तो f प्लस डैश सी इज नेगेटिव, हो गया प्रूफ, यही प्रूफ है सेकेंड पार्ट का। देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो आप। तो सेकेंड पार्ट इजियर है, बस आपको डेफिनेशन ठीक से लिखना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, मैक्सिमम कंडीशन यूज किया उससे हो जाएगा। सी कंडीशन देखिए, तीसरा पार्ट जो है, ये इसको मैं लिख दूं अलग से, सो दैट बाकी आप देख सको। सो इसको अगर अलग से मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो इसमें मैं ये कह रहा था कि यहाँ जो बता रखा है ना, सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन ए बी, इसका मतलब है एफ सी इज मोर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, और सी उसी बीच में है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है एफ माइनस डैश सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चूंकि एफ सी एफ एक्स से ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है न्यूमरेटर, और एक्स सी माइनस में है, जो ये सी है, तो सी माइनस इधर है, आप जानते होंगे सी प्लस, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो पता ही होगा आपको। तो ये क्वांटिटी एक्स की वैल्यू सी से छोटी है, सी माइनस छोटी है, तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और यही प्रूव करना था। ऐसे ही सिमिलरली आप राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो हो जाएगा, वैसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, सो लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ पे क्या है, एक्स सी से ज्यादा है, लेकिन एफ सी फिर भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये पॉजिटिव, ये है ना, एफ सी इज मोर देन एफ एक्स, तो स्टिल ये नेगेटिव है, और यहाँ एक्स की वैल्यू सी से ज्यादा है, बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव है ना सी, तो एक्स माइनस सी पॉजिटिव है, तो ये फाइनली क्या आएगा, नेगेटिव, यही प्रूव करना है, हो गया। सो एफ माइनस डैश सी पॉजिटिव, मतलब एफ माइनस डैश सी इज पॉजिटिव, एफ प्लस डैश सी इज नेगेटिव, हो गया प्रूफ। सो दिस इज द प्रूफ एक्चुअली। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट जो कह रहा है कि
let f be a function which is continuous on 0 1, differentiable on 0 1 with f0 is equal to f1 is equal to 0, है ना? तो f0 f1 दोनों 0 है. Assume that there is some c in 0 1 such that fc is 1. So prove that there is x0 in 0 1 such that f dash x0 is modulus is more than 2. Okay. तो अगेन हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? दिखाना है कि मॉड्यूलस इसका तो एफ डैश एक्स नॉट का डेफिनेशन क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन 0 1. तो हमें दिखाना है कि कोई ऐसा सी एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा 0 1 में जहां एक पॉइंट ऐसा होगा जहां एफ डैश एक्स नॉट 2 से भी ज्यादा हो जाएगा. तो 2 से ज़्यादा दिखाने के लिए हमें क्या होगा ना, डबल आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो यूज़ करना पड़ेगा. जैसे हमारा इंटरवल है 0 टू सी, है ना, 0 टू 1, और फिर इसी बीच में कहीं एक्स नॉट है. ठीक, इसी बीच में कहीं एक्स नॉट होगा और इसी बीच में कहीं एक्स नॉट भी है, एक्स और सी भी है. अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ एफ सी की वैल्यू 1 है. ओके, तो अगर ग्राफिकली थोड़ा सा हम देखें तो 0 पे फंक्शन 0 है, 1 पे भी फंक्शन 0 है ना, और सी कोई पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन 1 है. रफली मैं अगर बताऊँ तो यहाँ कुछ फंक्शन है जहाँ फंक्शन की वैल्यू 1 है, इस तरह से कुछ. तो कह रहा है कि एक ऐसा मुझे बताओ पॉइंट होगा जहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट 2 होगा, जो 2 से ज़्यादा होगा, मतलब स्लोप जो है वो 2 से ज़्यादा होगा एट पॉइंट एक्स नॉट पे. तो यहाँ तो 45 होगा. देखो, हाउ विल यू प्रूफ? इसमें दिखाना है कि एक ऐसा पॉइंट एफ डैश एक्स नॉट का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. तो
कुछ समझ आया आप लोगों को? देखिए, तो अगर मैं इस इंटरवल पे MVT लगाऊं, मीन वैल्यू थ्योरम ही लगाता हूँ, इस इंटरवल पर अगर मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट, मान लो x0 तो यूज़ किया हुआ है तो x0 हटा दो, मान लो x1 लिख देता हूँ। देयर एग्जिस्ट x1 इन 0 to c सच दैट f डैश x1 इज इक्वल टू fc माइनस f0। इसका है ना, आपको इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे सो दैट आप फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं भी है ना पहली बार ये सब कर रहा हूँ, मतलब इस एग्जाम का MSQE का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? f0 तो 0 दे रखा था, तो यहाँ से आ जाएगा fc अपॉन c। अच्छा, fc मुझे 1 दे रखा है तो इसको यूज़ तो करना ही है, तो ये हो गया 1 अपॉन c। ठीक, सिमिलरली ये हो गया। ऐसे ही मैं दूसरा अगर इंटरवल यूज़ करूँ, c से 1 में अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट x2 इन c to 1 such that f dash x2 is equal to fc minus f1 अपॉन c माइनस 1, c माइनस 1, राइट। अच्छा, सो fc हमें तो 1 दे रखा है तो 1 माइनस f1 0 दे रखा है तो 0 अपॉन c माइनस 1। तो ये हो गया। तो मुझे एक x1 यहाँ मिलेगा और x2 यहाँ मिलेगा, इस तरह से कि, तो अभी के लिए हमारे पास क्या आया? अभी के लिए ये आया कि f डैश x1 is 1 by c and f डैश x2 is, एक मिनट, मैं थोड़ा गलत लगाया ना, c से 1 लगाना था ना मुझे, तो f1 माइनस एफ सी अपॉन, अच्छा बात तो वही है 1 माइनस सी, तो आएगा तो वही चीज़ है ना, वही बात है, क्योंकि f1 माइनस, बात तो वही आएगी ना, जैसे लगा लो, क्योंकि यहाँ 1 ज़्यादा है इसलिए f1 माइनस एफ सी अपॉन 1 माइनस सी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सी, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सी, या वही 1 अपॉन सी माइनस 1। यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे जस्टिफाई करना है कि, तो c यहाँ है ना 0 से 1 के बीच का एक नंबर है, मतलब x1 भी, c कहाँ है? c 0 से 1 के बीच एक नंबर है, तो मुझे बताइए 0 से 1 के बीच एक नंबर है, c इज बिटवीन 0 to 1, सो 1 अपॉन c का रेंज कोई बता सकते हैं क्या होगा? सो 1 अपॉन c मोर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी होगा, यही होगा। एंड दूसरा जो था हमारे पास कि माइनस 1 अपॉन 1 माइनस सी, या c माइनस 1, तो अगर यहाँ से मैं देखूँ c माइनस 1 जो होगा वो माइनस 1 से 0 में, अच्छा, सो 1 अपॉन c माइनस 1 क्या होगा? रेसिप्रोकल कीजिए इसका, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। सो ये तो है ना 0 से माइनस 1 था ना, तो मतलब सॉरी माइनस 1 से 0, तो रेसिप्रोकल लेंगे कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसका? तो ये तो माइनस 1 ही रहेगा, और चूंकि ये है ना 0 के आगे इस तरफ जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, मॉड लेंगे तो क्या होगा? सो मॉड लेंगे तो 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, इसलिए एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये हमें देखना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं अगर मॉड लगा दूँ, तो इसका अगर मैं मॉड लगा दूँ यहाँ से तो ये मॉड हो जाएगा, इसका अगर मॉड लगा दूँ तो ये मॉड हो जाएगा, है ना। अच्छा, सी तो ऐसे भी पॉजिटिव है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट, हमें एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहाँ पे एफ डैश मोर देन 2 हो जाए। जैसे आपको समझ आ रहा है कि 1 बाई सी की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी, 1 अपॉन सी माइनस 1 माइनस 1 से, मतलब अगर मॉड लगा दूँ इसका मैं, तो सी माइनस 1 किया है, 1 माइनस सी कर सकते थे ना, सो 1 माइनस सी करते तो क्या होगा? 1 अपॉन 1 माइनस सी भी 1 से इन्फिनिटी में होगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट तो मिल जाएगा जहाँ वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी। या x1 x2 में दोबारा लगा दूं इंटरवल, अगर मैं x1 x2 में, लेकिन f मुझे मिलेगा ना यहाँ से, हाँ मुझे एफ डैश ही, तो एफ डैश एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, तो वो मुश्किल है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ से देख सकते हैं
कि एक ऐसा पॉइंट हमें अब यहां कंक्लूड करना है। अब यहीं से आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स टू एक्स नॉट कैसे, अच्छा लोकल मैक्सिमा लेंगे आप, ठीक है लोकल मैक्सिमा लगाइए, क्या होगा। एक्चुअली बात ये है ना, सी हमने बीच में लिया है राइट, तो इसमें दो केस है, या तो सी जो होगा, देखिए यहाँ पे इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दो केसेस हैं, या तो सी लेस देन हाफ होगा या सी मोर देन हाफ होगा, है ना, एक इक्वलिटी लगा लो चलो, ऐसा होगा। तो इस केस में जो 1/c है, 1/c या तो मोर देन इक्वल टू 2 होगा या 1/c लेस देन इक्वल टू 2 होगा, दो केसेस हैं। अ, या तो ये हाफ के इधर है या हाफ के उधर है, ऐसी चीज है। सो यहाँ से मतलब प्रूफ मैं लिख रहा हूँ जस्ट यहाँ से, तो ये लेस देन 2 टाइप का, और जब c लेस देन इक्वल टू 2 है तो 1 माइनस सी जो होगा, अ, जब c लेस देन इक्वल टू हाफ है तो 1 माइनस सी क्या होगा, मोर देन इक्वल टू हाफ, और 1 माइनस सी लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से यही 1/1 माइनस सी, यहाँ अगर ये है ना लेस देन इक्वल टू 2 या मोर देन इक्वल टू, तो कोई एक केस तो होना ही है। तो यहाँ पे यही चीज एक्चुअली बताई जा रही है, यहाँ से एक्चुअली कंक्लूजन आ जाएगा जो आप कह रहे हैं ना मैक्सिमा का। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो एफ डैश एक्स है या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना, तो उस केस में या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। अब इन दोनों का अगर मैक्सिमा ले लेंगे तो वो 2 से एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा हमें, है ना, कोई एक सिचुएशन तो होना ही है। तो वही चीज हम लिख रहे हैं, देखिए, तो या तो x1 है ना, तो ये एक्चुअली मोर देन इक्वल टू 2 है, 2 है, या ये मोर देन इक्वल टू 2 है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्या आया, तो जो हम लिख रहे थे उससे ये या कंक्लूजन आएगा कि एफ डैश x1 इज मोर देन इक्वल टू 2 और एफ डैश x2 इज, कोई एक तो होगा, ये है। तो इसमें जो आप कह रहे हैं मैक्सिमल ले लीजिए इसमें से, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट तो होगा ही जहां पे, है ना, सो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट सच दैट, है ना, यहाँ मॉड है एक्चुअली इसका, सो एफ डैश एक्स नॉट जो होगा वो मोर देन इक्वल टू 2 होगा, कोई एक तो मिल ही जाएगा हमें, ये चीज़ है। तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा, क्योंकि अगर c लेस देन हाफ है तो उस केस में 1/c मोर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, अगर c मोर देन इक्वल टू हाफ है तो ये मोर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो कोई एक तो मोर देन इक्वल टू 2 होगा ही। तो मुझे एक ही पॉइंट चाहिए, देयर एग्जिस्ट है ना, सो देयर एग्जिस्ट है, सो मुझे कोई एक ही पॉइंट चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो लाइट कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ का आइडिया है एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है थोड़े, है ना, जेई, हालांकि जेडब्ल्यू में ऑब्जेक्टिव आते हैं, एडवांस में इस तरह क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मिले आपको, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है, इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ था पहले वाले में, थोड़ा बेटर अप्रोच देखता हूँ क्या हो सकता है, बाकी तो ठीक है। बाकी आप ट्राई करके आओ, डायरेक्ट पूछोगे तो उसमें है ना आपको शायद ज़्यादा हेल्प होगा, ट्राई करके आओ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकेंड वाला। सो ये क्या कहना चाह रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का आई थिंक राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये 12 और 12 का है, और a student has menu card containing 3 Chinese items, 6 Indian items and 5 continental items. 6 items are selected at random. Okay. Let x and y denote the rest. तो आपको थोड़ा रैंडम वेरिएबल पढ़ना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल के लिए आपके जो ऐप पे है ना, कोर्स में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के कोर्स होंगे, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वाला, तो उसमें आप रैंडम वेरिएबल टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा शायद समझ आ जाए। 6 items are selected at random and respectively the number of Indian and the continental items selected. Compute the conditional probability mass function as a conditional PMF of x given y and compute E of x given y, है ना। चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो फंक्शन हो गया, दूसरा ये प्रोबेबिलिटी है। तो कितने ऑप्शंस हमारे पास है, सो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास
इसने कहा है कि एक स्टूडेंट है जिसमें 3 जो है चाइनीज आइटम है, तो 3 चाइनीज आइटम है, 6 इंडियन आइटम है, एंड तो चाइनीज, इंडियन और 5 कंटिनेंटल, 5 कंटिनेंटल, सीओ कर दिया ना, कंटिनेंटल CH चाइनीज, IN इंडियन, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि 6 आइटम आर सेलेक्टेड एट रैंडम, इसमें से आप 6 सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम। एक्स वाई डिनोट रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ इंडियन, तो एक्स है नंबर ऑफ इंडियन आइटम्स, है ना, इंडियन आइटम्स, एंड तो आपको पता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आपने रैंडम वेरिएबल्स पढ़े हैं स्टैंडर्ड। सो नंबर ऑफ इंडियन आइटम कितने आएंगे इसमें से, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे टोटल कितने आइटम है, 6 + 3 + 5, कैपिटल N हो गया 14, है ना, ये स्मॉल n 6 ले लो, और यहाँ जैसे इंडियन आइटम है तो इंडियन आइटम कितने हैं मेरे पास 6, अदर कितने हैं, तो अगर मैं ऐसे बात करूँ तो इंडियन 6 है और अदर जो है वो 8 है, ये है, इसमें से हम 6 ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को रैंडम वेरिएबल का आइडिया स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये होता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, टोटल है 6 3 9 5 11 11, कितना ड्रॉ किया 6, नहीं सॉरी 8 से 14 ना, सॉरी है ना, 6 + 3 + 5 14 है, 14 फ्लिक्स एंड नहीं इंडियन कितने हैं 6, ड्रॉ कितने किए 6, तो वैसा हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी निकल जाएगा, आप नहीं जानते हो तब भी काम हो जाएगा, जो जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। वाई है नंबर ऑफ क्या कंटिनेंटल, ये है, तो इस ये भी हाइपर ज्योमेट्रिक होगा, ये भी होगा हाइपर ज्योमेट्रिक, इसमें 14 टोटल है, ड्रॉ कितने की, कंटिनेंटल कितने हैं, तो कंटिनेंटल 5 है, अदर कितने हैं 9, तो यहाँ 5 आएगा और ड्रॉ 6 कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं भी पता तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस मैं याद आ गया मैं बता दिया। हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो कह रहा है कंप्यूट द कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन y, तो मतलब मुझे ये निकालना है एक्चुअली, देखिए तो मुझे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या पूछा जा रहा है, सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड प्रोबेबिलिटी x = x गिवन y = 3, तो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा 12th क्लास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन f, वही है E गिवन f, x = x y = 3। अब यहाँ x की जो भी वैल्यूज है उन सब वैल्यूज के लिए, है ना, जैसे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x = x इंटरसेक्शन y = 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी y = 3। जैसे यहाँ हाइपर ज्योमेट्रिक क्यों लिखा था, तो अगर आपको मैं बताऊं ये निकालना है जहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 4 5, x क्या है ज्योमेट्री वो है ना, इंडियन है ना, 6 तक होगी, तो एक एक करके आपको पुट करना है, फिर उससे एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, जैसे y का अगर आप PMF लिखते हैं ना, y = स्मॉल y, तो इसमें टोटल हमें 14 में से 6 ड्रॉ करने हैं, ये C लिख रहा हूँ 14 C 6। अब y क्या था, कंटिनेंटल आइटम था, तो कंटिनेंटल कितने हैं 5, तो 5 में से y सेलेक्ट होगा, नंबर ऑफ कंटिनेंटल है ना y, इसीलिए बचे कितने, 5 के अलावा कितने बचे 9, सो 9 में से टोटल 6 चाहिए था आपका, 6 - y, तो ये PMF है y का, इसको बोलेंगे y का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से है कि लाइक इसमें से मान लो जैसे मैं अगर y के लिए बॉक्स बनाता सिर्फ y के लिए, तो सिर्फ y के लिए बनाऊंगा, तो 5 है कंटिनेंटल, बचे कितने 9 अदर, इसमें से हम 6 ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल 14 में 6 ड्रॉ करना है, तो 14 C 6। अब मुझे y नंबर ऑफ कंटिनेंटल चाहिए, तो कंटिनेंटल 5 है, मुझे y चाहिए, 5 में से y चूज कर लूंगा, टोटल 6 चाहिए था, तो बचे जो हैं अदर्स उनमें से 6 - y होगा, क्योंकि y तो हमने कंटिनेंटल सेलेक्ट किया इसीलिए। तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक आता है, उसका PMF है, नहीं याद है तब भी ऐसे लिख सकते हो। अब मैं इस पे बात करता हूँ, तो एक बार x को 0 रख दीजिए, एक एक करके निकालना है आपको, तो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं x को जब 0 रखता हूँ तो हमें एक एक करके एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2, 6 तक 1 by 1 आपको निकालते जाना है। जैसे 0 के लिए मैं निकाल देता हूँ, तो इसका मतलब होगा कि 0 इंडियन एंड 3 कंटिनेंटल अपॉन y = 3,
तो ये तो फिक्स ही है ना, ये तो वहां से y को 3 रख देंगे तो जो भी आ जाएगा हो जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो 0 इंडियन आने चाहिए, 3 आपको कितने चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए। सो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो, सो पहले न्यूमरेटर अगर प्रॉपर्टी लिखोगे न्यूमरेटर की, तो टोटल वही 14C6 है, उसमें 0 इंडियन चाहिए। इंडियन कितने थे, इंडियन 6 थे, तो 6 में से 0 चाहिए। 3 कॉन्टिनेंटल चाहिए, कॉन्टिनेंटल कितने हैं 5, तो 5 में से 3 चाहिए। 5C3 लिख रहा हूँ, ये मैं नोटेशन ये बुक में अक्सर होता है इसलिए मैं यही आदत है। एंड आपको 6 चाहिए था, तो बचा कितना, बचा चाइनीज 3, तो तीनों चाइनीज सेलेक्ट करना होगा तभी 6 पूरा होगा, ठीक है। और अपॉन अब इसकी निकलते हैं, तो y को यहाँ 3 रख दीजिए, तो 5 में से 3 ये आ जाएगा, और 9 में से 6 - 3 3 ये आ जाएगा, और अपॉन 14C6। तो ये नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। तो फाइनली आंसर आया 6C0 5C3 3C3 अपॉन 5C3 9C3। ये आंसर है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, मैंने 0 के लिए किया है, यही चीज़ यू कंटिन्यू फॉर 1 2 3। और अगर ऐसा आ गया तो एक्सपेक्टेशन निकालना तो आता ही है। जैसे मुझे पूछा था एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू 3, तो ये वही चीज़ है, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 से 6 तक। अब ये सब आप जब निकाल लेंगे तो पुट कर दीजिए। जैसे मैं एक टर्म लिख के दिखाऊंगा आपको, अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए, अभी मैंने 0 के लिए किया था, x 0 और 0 के लिए ये प्रोबेबिलिटी आई थी, जो भी आएगी इसका आंसर वो लिख दीजिए आप, है ना। 6C0 5C3, या ओपन करके दिखा दूँ तो फिर ऐसे होगा 1 इंटू, तो ये आपका सेकेंड टर्म आएगा। अब जब आप निकाल लेंगे y x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 3, ये निकाल लीजिए, यहाँ डिफरेंस आएगा बस 6C1 5C3, फिर बचेगा 4 तो निकल गए, 3 में से 2 चुनना पड़ेगा, हमें टोटल 6 चुनना है, और अपॉन में यही आएगा 5C3 9C3, है ना। इस तरह से वैसा आ जाएगा। ये जैसे भी आपको नोटेशन ठीक लग रहा है वो लिखिए, 5C3 9C3, इस तरह से आ जाएगा, एंड सो ऑन ना, ऐसे लिखिए। 2 इंटू प्रोबेबिलिटी, ये निकालना आता है ना मीन, कहाँ तक जाएगा, 6 इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 6 y3। तो ये बस निकाल लीजिए, पुट कर लीजिए, ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। कुछ डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसका बी पार्ट बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप ट्राई करके आइए, फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी बी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सो बी पार्ट जो है कि, तो इसके लिए थोड़ा प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि लेट द ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ एक्स वाई बी, है ना। सो एक्स वाई का जो ज्वाइंट पीएमएफ है वो दे रखा है। ये टेबल भी बना सकते हैं, आपको याद होगा ना, आप टेबल बना चाहे तो टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं इसको आप, कि लाइक एक्स क्या क्या है 1 2 3, वाई 1 2 3, हाँ। जैसे एक्स से मान लो नीचे, वाई इधर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो यही, इसको बॉक्स में भी लिखा जा सकता है 1 1, जैसे 1/9 1 2 1 2 ये है। अच्छा मैंने वर्ड वैसे लिख दिया ना, x1 y2, तो x हॉरिजॉन्टली सही रहेगा क्या, 1 2 3 रखा ना इसने, तो इसको x कर दो, इसको y, है ना। y इधर है ना, इधर y है और इधर x है, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाएगा, जैसे जिस ऑर्डर में उसने लिखा उसी ऑर्डर में हो जाएगा फिर। x2 y1 x2 y1, सो 1/3 1, मतलब वही चीज़ बस बॉक्स में हो जाएगा, अगर आपको आइडिया ना हो तो। 3 0 1/6 ऐसा है, मतलब वही चीज़ मैंने बॉक्स में लिख दिया और कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है। देखिए आप, ये पी एक्स वाई ज्वाइंट पी एम एफ है, x1 से 3 y1 से 3, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, और फिर से वही पूछ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था, ठीक। तो ये ज़्यादा आसान है यहाँ पे। सो अब पूछ रहा है कोरिलेशन बिटवीन, तो पहले कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस के बाद कोरिलेशन। कोवेरियंस का फॉर्मूला याद है, तो ये होता है e ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, फिर कोरिलेशन जो आएगा वो आता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरियंस एक्स
वेरिएंस वाई। इसके लिए आपको रैंडम वेरिएबल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें ऑलरेडी। आप रैंडम वेरिएबल, सिंगल 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल पढ़ के रिकॉर्डेड देख के कंप्लीट कर सकते हैं बुक से भी, क्योंकि ये 11th-12th का नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का प्रॉबिलिटी है, 11th-12th में ज्वाइंट नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगा। और वेरिएंस तो आपको पता ही होगा, जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स की ज़रूरत है तो ये है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ वाई की ज़रूरत है, सो ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको फाइंड करना है एक्चुअली, है ना। जैसे अब ये निकालना है तो इसका डेफिनेशन भी अभी मैंने लिखा था कुछ देर पहले पिछले पेज पे, तो वही है समेसन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू 3, जहाँ यहाँ पे x की वैल्यू होगी 1 से लेके 3 तक। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया जो हमें चाहिए, अब एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे x का अगर पीएमएफ निकालेंगे आप, तो x का पीएमएफ निकालना आसान है। जैसे x प्रोबेबिलिटी एट x, तो x की वैल्यू 1 2 3, तो आपको x बराबर 1 चाहिए तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो x बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 2 चाहिए, ऐड कर दो। x बराबर 3 चाहिए, ऐड कर दो, तो उससे आ जाएगा। ठीक, तो इन तीनों को ऐड की, जैसे x 1 1 1 है ना x यहाँ पे, तो इन तीनों को ऐड कर दो आप, तो ये आ जाएगा 1/9 1/9 मतलब 2/9। इन तीनों को ऐड कर दो तो ये 2/6, ये 1/6 3/6, है ना, ऐसा 1/2 हो जाएगा मतलब। इन तीनों को ऐड कर दो तो 2/18 2/18 1/18 5/18। अब आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, ये सम 1 आएगा। ठीक है ना, 18 एलसीएम कर देंगे तो 5 और 3 3 9 14 और 4 18। ठीक है, ये ऐसे ही y का अगर पीएमएफ निकालना हो, y और यहाँ प्रोबेबिलिटी एट y, तो 1 2 3। अब y देखो ऐसे ऐड करना है, ये तीनों को ऐड कर दोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दोगे y बराबर 1, इन तीनों को ऐड कर दोगे y बराबर 2, इन तीनों को ऐड कर दोगे y बराबर 3। तो क्या आएगा y में, ऐसे ऐड कर लो। जब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1/9, तो 1/9 ये 3/9 है ना, तो 3 2 5/9, सो ये होगा 5/9, ये आएगा 5/9। 2 पे क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर लो, है ना, सो इन तीनों को ऐड कर लोगे तो 2 पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी y बराबर 2 की। ठीक है, तो मतलब ये है 2/18 1/18 3/18 मतलब 1/6 कर सकते हो। फिर इन तीनों को ऐड कर लो तो 1/6 प्लस 1/9, तो 15/54। सिंप्लीफाई कर लो, 9 और 18 का, 9 और 6 का एलसीएम 18 हो जाएगा, तो ये अपॉन 18 और 5 होगा ना, ये भी 5 हो जाएगा। सो ठीक है, तो ये आ गया y का पीएमएफ। तो ये तो आप जानते हो क्लास 12th में था कि यहाँ से ई एक्स क्या आएगा ये निकाल सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर कैसे आएगा ये भी निकाल सकते हैं, फिर वेरिएंस एक्स आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी निकाल लेंगे, ये निकाल देंगे, ये सब तो आ ही जाएगा। यहाँ से ई ऑफ वाई निकालिए, क्या आएगा, ई ऑफ, ये सब 12th क्लास के एनसीईआरटी में है, ये ई वाई स्क्वायर, फिर वेरिएंस ऑफ वाई, ये तीनों निकाल लीजिए। तो अब बचा क्या आपको निकालना, जैसे आप ये क्वांटिटी निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, है ना, ये सब निकाल लेंगे, बचेगा बस ये वाला क्वांटिटी फाइंड करना। तो कोवेरिएंस के लिए यही चाहिए, तो ई एक्स वाई मैं निकाल देता हूँ। तो अगर आपको ई एक्स इंटू वाई निकालना है तो इसका मतलब है डबल समेसन एक्स वाई पी एक्स वाई। ठीक, तो ऐसा होगा जैसे x1 y1 प्रोबेबिलिटी, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/9, तो 1 इंटू 1 इंटू 1/9। फिर ऐसे ही 1 इंटू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है इस पर 1/3, फिर 1 इंटू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/9। ऐसे ही 1 इंटू, अब यहाँ 2 से स्टार्ट होगा ना, 2 इंटू 1 इंटू 1/9, फिर अगला तो 0 ही हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 इंटू 1/18, फिर ऐसे ही 3 इंटू 1 इंटू 0, तो ये 0 ही कर दो इसको। सो 3 इंटू 2 इंटू 1/6 और 3 इंटू 3 इंटू 1/9, ये कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा, बाकी सब निकाल लेंगे तो कोवेरिएंस आ गया, कोवेरिएंस आ गया तो कोरिलेशन आ गया। और ये कैसे निकालना है, तो ये तो पिछले पार्ट में भी था, है ना, ये वाला पार्ट पिछले पार्ट में भी था, तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, जैसे मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ,
कि जैसे आपको यहाँ निकालना होगा x इज इक्वल टू एक्स गिवन y इज इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 नहीं, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट है ये, तो ऐसा निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू 3। तो ये इंटरसेक्शन यही। अब देखिए x1 y3, देखिए x1 तो x1 y3 0 है, तो ये तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही हो जाएगा, है ना। x1 y3 0, तो ये हो गया। ऐसे ही एक एक करके ऐसे ही निकालिए। x इज इक्वल टू 2, चलो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे सो यहाँ आएगा x2 y3 अपॉन y बराबर 3, 2 3 x2 y3 ये, सो ये होगा 1/6 और डिनोमिनेटर में आएगा y बराबर 3, तो y बराबर 3 कितना था 5/18, सो ये फाइनली आ जाएगा 3/5, देख लो। ठीक है, तो इस तरह से अब बाकी निकालिए और यहाँ पुट कीजिए। जैसे एक पार्ट और निकाल ही दूँ मैं, x इज इक्वल टू 3 गिवन y इज इक्वल टू 3, तो x3 y3 इसका मतलब हुआ कि 3 3 वाला है ना, इसका देखो x3 y3 अपॉन दिस, तो 3 3 वाला 1/9 और अपॉन y बराबर 3 तो 5/18, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक 2/5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ गया। जैसे e ऑफ x गिवन y बराबर 3 चाहिए था, तो यहाँ होगा 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 प्लस यहाँ 2 है इंटू 3/5 प्लस यहाँ 3 है, ये x की वैल्यू देखनी है, इंटू 2/5, तो ये कितना आ गया 6 12/5। ठीक है, तो ये आ गया, देख लीजिए। तो इस तरह से बाकी पार्ट मैंने है ना आपको हिंट दे दिया, आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप लोग सॉल्व करके आइए, जो भी पेपर आप अपनी तरीके से सॉल्व करो, जो डिफिकल्ट लगे, और जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, ये पिछले स्टार्ट किया सो दैट मैं भी सीख सकूँ। तो आप ये सब सॉल्व करके आइए, जो भी पेपर है, और 24 का ही है, तो मैं चाहूँगा ये वाला पेपर आप ISI PE 2024 वाला, ए वाला भी और बी वाला दोनों करके आइए। जो भी डाउट रहेगा वो हम डिस्कस कर सकते हैं कल। ठीक है, तो कल भी सेम टाइम पे क्लास रहेगी। तो अभी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए, हमने कुछ क्वेश्चन अभी ट्राई किए हैं। कुछ पूछना है जी, या यहीं स्टॉप करते हैं फिर? चलिए कल मिलते हैं फिर, थैंक यू, गुड नाइट।